हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी में फैसल। आज आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेक्स्ट टॉपिक विद एडजस्टमेंट को हम सीखने जा रहे हैं। आप कहोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमने बनाना सीख लिया था, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा था। फिर ये एडजस्टमेंट सीखने की क्या जरूरत है? आखिर हम एडजस्टमेंट कर क्यों रहे हैं? चलो, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम इसकी ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं, देन फिर साथ ही साथ हमारे एडजस्टमेंट के जो नीड्स है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलो, इसका सबसे पहला पॉइंट दैट्स क्या है? एज सर्टेन ट्रू फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। यानी हम किसी बिजनेस को जब कर रहे होते हैं तो हमारी इंटेंशन होती है कि हमें बिजनेस का एक ट्रू फिगर का पता चले। आप जानते हो, बिजनेस को हम जब कर रहे होते हैं तो हमारे बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका हमने यूज तो कर लिया बट हमने पे नहीं किया है। तो अब जैसे नॉर्मली आप समझो, हम रेंट पे रहते हो या रेंट पे हमारा बिजनेस हो, तो नॉर्मली रेंट का पेमेंट आप कब करते हो? रेंट का पेमेंट नॉर्मल वे में अगर हम करते हैं तो नेक्स्ट मंथ में 10 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को, जैसा हमारे बीच टर्म्स एंड एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे। तो दैट्स, हमने रेंट का यूटिलाइजेशन तो कर लिया। अब हमारा अकाउंट मान लो 31 ऑफ मार्च को बंद हो रहा, लेकिन उसका पेमेंट तो हम करेंगे नेक्स्ट मंथ में। या हमारे यहाँ जो वर्कर्स रहते हैं हम उनको सैलरी कब देते हैं? नॉर्मल वे में हम उनकी सैलरी जो होते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करते हैं, या कहो कि नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारे टाइप के जो खर्चे हैं जिनको हमने पे करना था लेकिन हमने किया नहीं, तो दैट्स, ये अगर पता ना हो तो जाहिर सी बात है हमारे उस साल की जो प्रॉफिट होगी वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि हम ट्रू प्रॉफिट या लॉस को पता लगाने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम एडजस्टमेंट की एंट्री बनाए। यानी ऐसे खर्चे जो इनको लिखा जाना था हमने लिखा नहीं, उनको लिखें। ऐसे बहुत से इनकम होते हैं जो एक्रूड हो गए हैं, कमा लिया है हमने बट वी हैवंट रिसीव्ड, तो उसको भी हम इसमें शो करते हैं। तो इससे हमें ट्रू फाइनेंशियल जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो पता चलता है। ऐसे टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। अब जाहिर सी बात है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्रूड इनकम वगैरह मैंने बताया, ये हैं, तो अगर हम उनको अपने बैलेंस शीट में शो ना करें तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो एक्चुअल फिगर को शो नहीं करेगा। जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है वो एक्चुअल रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो दैट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए ये जरूरी है कि बिजनेस के जो हम अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें हम एडजस्टमेंट भी करें। ऐसे टू रेक्टिफाई द एरर्स ऑफ द बुक। सो मेनी टाइम्स बुक में कई एरर्स रह जाते हैं, गलतियां रह जाती हैं, तो उनको भी हम रेक्टिफाई करना जरूरी होता है। तो एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री में हम क्या करते हैं, उनको रेक्टिफाई कर देते हैं। जैसे सपोज करो हमने माल मंगाया लेकिन लिखना भूल गया, माल में आग लग गया था, हमने उसकी एंट्री नहीं बनाई थी, या हमें इंश्योरेंस क्लेम के पैसे मिलने थे, उसके पैसे हम एंट्री बनाना भूल गए। तो इस टाइप की कई एक एंट्रीज होती हैं जो एट द लास्ट मोमेंट हमें पता चलता है कि ये एंट्री जो है वो होनी भूल गई थी। तो उसके लिए भी हम रेक्टिफाई करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो, या अगर कोई एंट्री हमसे रिकॉर्ड होने में ही मिस हो गई, ओमिट हो गया था, तो उसकी भी एंट्री हम इसी में करते हैं। तो दैट्स टू रिकॉर्ड सच इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मैंने बताया कुछ ऐसे इनकम होते हैं जो हमने कमा लिया है लेकिन हमें मिले नहीं है। ऐसे जैसे मान लो आप, हमारे बैंकों में पैसे जमा होते हैं तो बैंक क्या करता है, पार्टिकुलर पीरियड के बाद हमारे अकाउंट में पैसे डालता है, या हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से हमें इंटरेस्ट मिल रहे हैं या डिविडेंड्स मिल रहे हैं, तो वो भी क्या होता है कि हमें एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे मिलता है, बट पैसे तो हमने कमा चुके हैं, तो उसकी एंट्री भी होनी बाकी है। ऐसे टू रिकॉर्ड सच एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हमने कर लिया बट उसका पेमेंट नहीं किया, जैसे मैंने भी आपको सैलरी का एग्जांपल दिया था, रेंट का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं। ऐसे टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन एंड अदर प्रोविजंस। कुछ ऐसे हैं, डेप्रिसिएशंस वगैरह हैं, कुछ प्रोविजंस वगैरह, इनकी कोई एंट्री नहीं बनाई जाती है। एट द लास्ट मोमेंट हम क्या करते हैं, अपने एसेट्स की वैल्यू को उतने से रिड्यूस करते हैं। क्योंकि हमारी एसेट्स है, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू समय के साथ साथ क्या होगा, कुछ रिड्यूस हुए होंगे, तो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाएंगे। ऐसे कुछ प्रोविजंस है, हमारे कुछ पैसे हैं डूब सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, या कई बार हमारे जो एसेट्स है उनकी वैल्यू बढ़ भी जाती है, एप्रिसिएशंस भी हो जाता है। तो इन सब चीजों की एंट्री भी हम एडजस्टमेंट में ही सीखते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे, आई होप कि एडजस्टमेंट बनाते क्या है। हमें टोटल 22-23 के आसपास एडजस्टमेंट सीखना है। इस चैप्टर में मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है, ये बनाने नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ उसके आइटम्स में जो एडजस्टमेंट होने हैं उसको सिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, आपको जो इसके मैंने जो क्वेश्चंस है उनको भी मैं आपको दिखा दूंगा किसी एग्जांपल्स वगैरह में कि ये टॉपिक्स आए हैं तो इनका एडजस्टमेंट कैसे किया गया या उसकी एंट्री कैसे बनाई गई। तो ये दोनों टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बट आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे
चलो तो हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट पे बातें बाद में। तो इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है हमारे लिए है वो है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे जैसा समझ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसे अंतिम रहतिया लिखते हैं, अंतिम रहतिया। कुछ लोग स्टॉक वर्ड भी लिखते हैं, तो आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो ये नाम भी है, आप इसको भी थोड़ा सा तैयार रहना कि अगर हमारे पास रहा तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इस नाम से स्लैश कर देता हूँ ये, कि अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम का बच्चा हो तो आपको ये पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक को अंतिम रहतिया या अंतिम स्टॉक कहते हैं। चलो इसमें जो एडजस्टमेंट होते हैं वो क्या क्या हो सकता है, इसमें दो तरह का स्टॉक एडजस्टमेंट है। अब इसमें पहला केस समझो, इफ गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर क्वेश्चन में ये दे रखा हो तो क्या करेंगे। इसका दूसरा केस भी चलो यहीं पे हम कर लें, इफ गिवन इनसाइड टीबी लिख देता हूं ट्रायल बैलेंस। चलो तो अब देखो दो केस हो गया। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहां दे रखा है उस पर डिपेंड करता है कि उसको हम एंट्री कहां बनाएंगे। अगर वो इनसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा है, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर वो जो डब्बा सा बना होता है क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है उसके अंदर दे रखा हो, तो इसको सिर्फ हम कहां लिखते हैं, ओनली इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बैलेंस शीट, आप समझ लोगे इसे। यानी बैलेंस शीट में जो दो साइड होता है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, तो इसे सिर्फ एसेट साइड में आप दिखाओगे, बाकी कहीं नहीं दिखाना। अब अगर यही है, इफ आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा है, नॉर्मली ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट में दिया रहता है, तो अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है आपको तो इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाओ, क्रेडिट लिख देता हूं, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एक बार दिखाओगे। और दूसरा भी एडजस्टमेंट होगा, यानी एक बात आप ध्यान रखना कि नॉर्मली जो एडजस्टमेंट में दे रखा है यानी बाहर में दे रखा है उसके कम से कम नॉर्मली दो एंट्री होती है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे आउटसाइड में अगर दे रखा है तो हम इसकी एंट्री कहां बनाएंगे, एक तो ये होगा क्रेडिट, दूसरा क्या होगा फिर वैसे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम इसकी एंट्री दिखाएंगे। यानी दो जगह अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो एक बार आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में दिखाओगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो उसके क्रेडिट में सेल्स के नीचे में दिखा रहे हो। दूसरा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप इसको दूसरी एंट्री बनाओगे। अगर ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखा था तो फिर इसको सिर्फ एक जगह दिखाइएगा, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसकी एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब इसका एक और चीज समझ लो, इसका एक हैश देते हैं, इफ मार्केट वैल्यू एंड रियलाइजेबल वैल्यू both is given, यानी अब इसमें एक केस क्या है कि अगर मार्केट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू हम कॉस्ट वैल्यू को भी कहते हैं, इसका कॉस्ट वैल्यू भी दे रखा हो। अगर आपके पास दो चीजें दे रखी हो, मार्केट वैल्यू भी दे रखा हो, कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू भी दे रखा हो, दोनों दे रखा हो, तो क्या करोगे, तो आप वैल्यू लोगे टेक विच एवर इज लेस, टेक द वैल्यू whichever is less, यानी दोनों वैल्यू में जो सबसे कम होगा उस वैल्यू को आप इंडिकेट करोगे। समझो, जैसे सपोज करो कि आपके पास मार्केट वैल्यू दे रखा है 60,000 रुपए और रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू दे रखा है 40,000 रुपए है, तो आप क्या करोगे, जो ट्रेडिंग में दिखाना है क्रेडिट साइड में वहां भी 40 ही दिखाओगे, और जो बैलेंस शीट में आपको शो करना है वो भी आप क्या करोगे, 40 ही शो करोगे, 60,000 नहीं दिखाओगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या है कि जो दोनों में कम होता है वो वाली वैल्यू ली जाती है। तो ये अब आपका क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट जो है हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक।
अब इसका दूसरा एडजस्टमेंट है। हाँ, आप लोगों से एक चीज ये कहूंगा कि आप जरूर से ना साथ साथ इनको रिकॉर्ड करते चलो। एक्चुअली क्या होगा, जितनी ज्यादा आप अच्छे से इन टॉपिक्स को रिकॉर्ड करोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा, फ्लैश करना आपके लिए आसान होगा। क्योंकि देखो हमारे पास एक करीब 25 के आसपास एडजस्टमेंट है जो हमें सीखने हैं। तो जब 25 के आसपास एडजस्टमेंट है तो एक बार में तो आपको याद होगा नहीं। हम रोज ना हर क्लासेस में 3 4 5 एडजस्टमेंट आपको सिखाते जाएंगे, फिर उनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दिखा दूंगा कि क्वेश्चंस में इनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, इसको हम अदत्त व्यय हिंदी में कहते हैं। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरूर इनको याद करो, क्योंकि कई बार ना ये थ्योरिकल प्रॉब्लम जो होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो पहले समझते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है। दोज एक्सपेंडिचर विच वी हैव एंजॉयड बट नॉट पेड, यानी जिसको हमने इस्तेमाल कर लिया है, यूज कर लिया है, लेकिन हमने उसका पेमेंट नहीं किया। जैसे रेंट है, तो रेंट को क्या होता है, आप नॉर्मली यूज करते हो, महीना पूरा होने के बाद 5 तारीख 7 तारीख 10 तारीख 15 तारीख जैसे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस लैंडलॉर्ड के साथ होते हैं उस टाइम में आप पे करते हो। ऐसे वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे होते हैं तो आप उनको सैलरी कब देते हो, तो 7 8 10 तारीख को दिया जाता है नॉर्मली। तो वहां पे भी वो एक्सपेंसेस जो है उन्होंने अपने उनका यूज तो कर लिया लेकिन आपने पे नहीं किया, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ना लिख के आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, इस टाइप के टर्म्स यूज किए जाते हैं। चलो अब इसको भी हम सीखते हैं कैसे करेंगे। इसके भी 2 केस। इफ इन ट्रायल बैलेंस दे रखा हो, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो, ट्रायल बैलेंस मैंने बताया था कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस दिया रहता है क्वेश्चन उसके अंदर दे रखा हो, तो क्या करोगे, इसको कहां शो करोगे, तो ओनली इन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी जो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड होता है, लेफ्ट वाला जो साइड होता है, उसमें आप सिर्फ शो करोगे। अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस इस टाइप का टर्म्स दे रखा तो कहीं नहीं लिखना आपको, सिर्फ उसको ले जाके कहाँ करोगे, जो लायबिलिटी साइड है, जो डेबिट साइड होता है बैलेंस शीट का, उसमें आप शो कर दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। अब यही है कि अगर ये ट्रायल बैलेंस की जगह एडजस्टमेंट में दे रखा हो, इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, इसको आप आउटसाइड ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हो। देखो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाहर में अगर दे रखा, इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, यानी अगर वही एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो हम इसके 2 एडजस्टमेंट करेंगे। एक पहला करेंगे एड इन रिलेटेड आइटम इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डेबिट साइड में आप क्या करोगे, नॉर्मली जो एक्सपेंसेस हैं ये तो मैं इसमें लिख ही देता हूँ, ये डेबिट साइड में जो होता है, जैसे मान लो वेजेस दे रखा है, सैलरी भी दे रखा है, दोनों के आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, तो वेजेस कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करोगे, वहीं पे डेबिट में ही आप जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो ऐड कर दीजिए। सैलरी दे रखा है, सैलरी पीएनएल अकाउंट में होता है, तो पीएनएल के डेबिट में ही सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप ऐड कर दीजिए। जो ऐड होके आया, अब वो वाला एडजस्टमेंट में क्या करोगे, इसका दूसरा टॉपिक जो होगा वो कहां जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आप उनको फिर उतने पैसे रिफ्लेक्ट कर दोगे। तो यानी 2 इसके एंट्री होगी, मतलब एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है तो इसको आप 2 जगह दिखाओगे। एक बार क्या करोगे, ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में उससे रिलेटेड आइटम में आप उसको ऐड कर दीजिए, फिर दूसरा क्या बताया, उसको लायबिलिटी साइड में आप शो कर दीजिएगा। पक्का है। अब नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हमने 2 एडजस्टमेंट सीखे। एक बात आप और ध्यान रखना, मैं हर एडजस्टमेंट में आप देख रहे हो कि मैं उन्हें एक इनसाइड ट्रायल बैलेंस वाला दिखा रहा हूं। नॉर्मली आपको किसी भी बुक में ये टॉपिक ऐसे करके दिखाया नहीं जाता, बट एक बात आप ध्यान रखना, ये ट्रिक्स है कि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड इस टाइप के आइटम्स देखेंगे तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे, 2 जगह उसको इंडिकेट करेंगे। बट मैं आपको क्या करूं, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो तो सिर्फ एक ही जगह जाता है, तो इसलिए मैं कहूंगा इसे ध्यान से आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इससे आपके क्वेश्चंस में अगर कोई टीचर ट्रिक बनाने की कोशिश करता है, या कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिक्स वाले होते हैं, उनमें आपसे गलतियां नहीं हो। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आ गए, थर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसको पेड इन एडवांस भी आप कह सकते हो।
पूर्वदत्त व्यय भी कहा जाता है हिंदी में। चलो थ्योरी समझते हैं पहले इसको। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है दोज एक्सपेंडिचर विच वी हैव पेड इन एडवांस, जिसको हमने समय से पहले पेमेंट कर दिया, यानी जिनका ड्यू डेट आया नहीं था बट हमने दे दिया। जैसे कई बार लैंडलॉर्ड होते हैं, लैंडलॉर्ड को हम 3 4 5 महीने का एडवांस दे देते हैं। कई बार क्या होता है, आप इंश्योरेंस वगैरह कराते हो खास करके, तो इंश्योरेंस के पैसे आप 1 साल के लिए दे दो। अब सपोज करो हमने दिसंबर महीने में इंश्योरेंस कराया था, 1 दिसंबर को 1200 लगे हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस होने में, बट वो इंश्योरेंस तो पूरे 1 साल के लिए वैलिड है, हमारा अकाउंट तो सिर्फ मार्च में ही क्लोज हो जाएगा। तो हमने 4 महीने में यूज करना है, हमने पेमेंट तो 12 महीने का दे दिया, यानी 8 महीने का पैसा हम एडवांस दे दिए। तो वहां जो 800 आ रहा है आपको बताएं, तो वो 800 जो होगा वो आपका प्रीपेड हो गया, जो आपने पेमेंट इन एडवांस कर रखा है। क्लियर है? तो थ्योरीज तो आपको समझ में आ रहा है, आप इसको लिख भी सकते हो। चलो अब प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम समझते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे। तो अब हम इसका एडजस्टमेंट सीखते हैं। इसका एडजस्टमेंट क्या है बताएं। अगर इन ट्रायल बैलेंस दे रखा हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो, तो आपको क्या बताया, ओनली इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के एसेट दिखा दीजिएगा। जैसे मान लो प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, तो आप क्या करो, बैलेंस शीट में एसेट साइड जो होता है क्रेडिट साइड राइट हैंड पे होता है, तो राइट हैंड में आप उसको शो कर दीजिएगा। एक तो ये तरीका हो गया, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, प्रीपेड सैलरी दे रखा है, प्रीपेड रेंट है, कुछ भी आप है इस टाइप को एसेट्स में शो करो। दूसरा केस है इफ इन एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट में दे रखा है, एडजस्टमेंट में दिया रहता है, तो आप देखो क्या करोगे, प्रीपेड जो होता है वो आउटस्टैंडिंग का जस्ट रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो यहाँ पे याद करो हमने क्या किया था, एडजस्टमेंट में था तो हमने इसमें ऐड किया था चूंकि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ने वाले थे, तो हमने क्या कहा कि प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, आप क्या करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, नॉर्मल इंश्योरेंस कहां पे होता है, तो नॉर्मल इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होता है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट साइड है, मैंने आपको यही लिख देना है, लेस फ्रॉम रिलेटेड आइटम इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ये भी डेबिट में ही था क्योंकि एक्सपेंसेस है दोनों। ठीक है, तो उस एक्सपेंसेस में से आप माइनस कर दोगे। जैसे रेंट है तो रेंट में से प्रीपेड रेंट माइनस कर दो पीएनएल में, वेजेज है प्रीपेड वेजेज है तो माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस उसमें से माइनस हो जाएगा। अब उस प्रीपेड वाले जो पैसे हैं, जो मैंने भी बताया था कि जो प्रीपेड का एक्सपेंसेस दे रखा है, मान लो कि जैसे रेंट दे रखा है 10,000 और उसमें क्या 2000 प्रीपेड रेंट है, तो आप क्या करोगे, वो 2000 का जो रेंट है उसको आप दूसरा एसेट साइड में दिखाओगे बैलेंस शीट में, प्रीपेड रेंट या प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। क्लियर है? तो ये दो एडजस्टमेंट आप आराम से समझ रहे हो। ठीक है, अभी हमने कर लिया 3 एडजस्टमेंट, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग और वो। अब ये 4th एडजस्टमेंट हम सीख रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो एक चैप्टर भी था, आपने पढ़ा ही है अभी 11th में। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, यानी जमीन को छोड़कर जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू समय के साथ घटती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन डेफिनेशंस क्लियर है आपको। अब डेप्रिसिएशंस का क्या है, इसको हिंदी में हराते हैं, मूल्य ह्रास भी कहा जाता है, घिसावट भी बहुत जगह लिखा जाता है, क्षय भी लिखा जाता है। ठीक है, आप इसको वर्ड्स को ध्यान रखना हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। वैसे अंग्रेजी हमेशा डेप्रिसिएशन ही मिलेगा आपको। ऐसे इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़ रहे होते तो इसका एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये वर्ड्स भी यूज किया जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो चलो अब डेप्रिसिएशन होता क्या है ये तो हम समझ गए डेप्रिसिएशन का। अब हम एडजस्टमेंट सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो इसमें भी वही 2 केस, इफ इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो, तो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो ये तो एक्सपेंसेस है, आप क्या करोगे, सिर्फ दिखाओगे डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यानी इनका हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे और कहीं नहीं शो करना। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं डेप्रिसिएशन 2000 रुपए, तो हमने सीधा सीधा पीएनएल के डेबिट में लिख देना और कहीं नहीं लिखना। बट अब सपोज करो इसी को कि अगर इफ इन एडजस्टमेंट दे रखा है, इफ इन एडजस्टमेंट के अंदर दे रखा हो क्वेश्चन में, तो एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो क्या करोगे, चलो इसका फिर 2 ट्रीटमेंट करो आप। एडजस्टमेंट में दे रखा है तो एक काम करो, डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो कर दो। दूसरा एंट्री क्या करोगे आप, तो दूसरी एंट्री करोगे आप लेस फ्रॉम रिलेटेड एसेट्स।
कि भाई एडजस्टमेंट में अगर इन ट्रायल बैलेंस दे रखा था तो हम सिर्फ एक काम करेंगे, डेबिट ऑफ पीएनएल, और कहीं नहीं लिखना आपको। अगर भाई इफ इन एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो एडजस्टमेंट में दे रखा तो वेरी फैंटास्टिक, एक काम करो, डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाओगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में, और दूसरा लेस फ्रॉम रिलेटेड एसेट्स, उस एसेट्स में से घटा दोगे। चलो एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने कहा था फर्नीचर है, फर्नीचर मान लो 10,000 रुपए का दे रखा, मशीन है वो मान लो 40,000 का दे रखा। अब कहा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। तो आप क्या करोगे, फर्नीचर का 10% 1,000 रुपए आएगा, मशीन 40,000 है, उसका डेप्रिसिएशन 4,000 आएगा। आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन करके मशीन का फर्नीचर का 1,000 रुपए 4,000 लिख के 5,000 लिख दिया डेबिट साइड में। अब आप क्या करोगे, फिर बैलेंस शीट में आओ। बैलेंस शीट में फर्नीचर लिखा आपने 10,000, अंदर में अमाउंट में मत जाओ, पार्टिकुलर्स वाला जो आपका एसेट्स का कॉलम है उसी में लिखोगे फर्नीचर, उसके में से आप डेप्रिसिएशन 10% जो है आपका 1,000 रुपए वो माइनस करके बाहर 9,000 अमाउंट में लिख दोगे। यही काम से मशीनरी में भी करोगे। मशीनरी आपका कितना है, तो मशीन, जैसे चलो मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। मशीन बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट होता है। अब हमने मशीन लिख दिया 40,000, इसमें से लेस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है, तो 4,000 रुपये लेस हो गया। ये पैसे 36,000 जो है आपका बाहर आ गया। यही बस तरीका है, इस तरीके को आप यूज करो, आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है एक्रूड इनकम। इसको इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं और इनकम भी कहते हैं। एक्रूड इनकम होते हैं दोज इनकम विच वी हैव अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी जिसको हमने कमा तो लिया है लेकिन हमें अभी तक मिला नहीं है। ऐसे कई बार होते हैं कि आप काम कर दिए होते हो बट यू डिडंट गेट द पेमेंट। जैसे मान लो इंटरेस्ट वगैरह के भी पैसे बैंक अगर आपको प्रोवाइड करती है तो बैंक नॉर्मली एक टर्म बेसिस पे देती है, 6 मंथ पे मान लो आपको इंटरेस्ट मिलने हैं, तो 6 मंथ अगर आपको 30 जून को अगर सपोज करो हमारा बैंक जो है हमें मैंने 31 ऑफ दिसंबर और 13 ऑफ जून को दिया करता है पेमेंट, तो सपोज करो हमारा अकाउंट तो मार्च में क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, दिसंबर में हमें इंटरेस्ट मिल गया, अब जून में मिलने वाला है। तो ये जो 3 महीने का पीरियड है, जनवरी फरवरी मार्च, इसके इंटरेस्ट तो हमने अर्न कर लिए लेकिन हमें मिले नहीं है, तो इसकी एंट्री होनी बाकी होती है। दिस इज कॉल्ड एक्रूड इनकम, या इसको इनकम रिसीवेबल भी कहा जाता है, इसी को अर्न इनकम भी कहा जाता है। ये एक तरह से हमारा एसेट्स होता है। चलो अब इसका ट्रीटमेंट हम सीखते हैं। इसका ट्रीटमेंट है इफ गिवन इन बैलेंस शीट, सॉरी ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे, बाकी इसका एंट्री कहीं नहीं होगा। यानी अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो सिर्फ एसेट्स में शो करो, बाकी कहीं नहीं। एक्रूड इंटरेस्ट दे रखा है, एक्रूड रेंट दे रखा है, एक्रूड कोई भी इनकम है तो आप उसको ऐसे दिखाओगे। दूसरा, इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है आपको, ये एडजस्टमेंट का मतलब वही आउटसाइड ट्रायल बैलेंस अगर दे रखा है तो आप इसको 2 जगह ट्रीट करोगे। एक, एड इन रिलेटेड आइटम इन क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। क्रेडिट क्यों, क्योंकि ये इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ही जाएगा। उससे रिलेटेड आइटम में आप जोड़ दोगे, जैसे मान लो इंटरेस्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है उसमें ऐड कर दीजिए। रेंट है, एक्रूड है, तो आप उसमें रेंट में ऐड कर दीजिए। दूसरा ट्रीटमेंट होगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड रेंट जो भी आइटम है उसको आप रिफ्लेक्ट कर दोगे, आराम से ये टॉपिक हो जाएगा। ऐसे अब दूसरा एडजस्टमेंट, दैट इज अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये साफ इसका रेसिप्रोकल है। अनअर्न, देखो इसको पढ़ो, अनअर्न यानी जो कमाया नहीं गया है, यानी दोज इनकम विच वी हैव नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी हमने काम नहीं किया बट पैसे हमें समय से पहले मिल गए, तो दैट इज कॉल्ड अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम एडवांस में मिला है, अब क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस में मिला है तो अब इसका 2 ट्रीटमेंट होगा। एक तो समझ लो, पहले एडवांस मिला है तो ये हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटीज टाइप का है। अगर हम टाइम पे उनके काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे रिफंड भी करने पड़ सकते हैं, वापस देने पड़ सकते हैं। चलो, तो इसका पहला ट्रीटमेंट होता है इफ गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, जैसे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस दे दिया, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा, तो आप क्या करोगे,
ट्रायल बैलेंस के अंदर है, सिर्फ एक जगह जाएगा, कहाँ, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी सो इन द लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट में हम शो करेंगे, यानी लायबिलिटीज साइड जो है बैलेंस शीट का उस साइड में आप इसको इंडिकेट कर दो। ओके डन। अब ऐसे इफ दिया, इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर यही चीज एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो आप इसका ट्रीटमेंट दो जगह करोगे, कहां कहां, लेस फ्रॉम रिलेटेड आइटम इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पता है ये तो इनकम है, तो क्रेडिट साइड में होगा पीएनएल में, उस आइटम में से माइनस कर दो। जैसे कमीशन रिसिप्ट दे रखा है, अब उसमें दिया है अनअर्न्ड कमीशन या कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस वर्ड लिख रखा है, तो आप क्या करोगे, कमीशन में से वो कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस को माइनस कर दो, जो आया वो पैसा आप पीएनएल के क्रेडिट में बाहर दिखाओगे, और जो पैसा आपने कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस के नाम से घटा है उसे आप लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो कर दो। तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप इसको इंडिकेट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये दोनों एडजस्टमेंट आपसे हो जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज। ब्याज जानते हो। अब इंटरेस्ट का पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट में सिर्फ 3 तरीके के इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हम करते हैं। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम सीखते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम सीखते हैं, और तीसरा जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन को सीखा जाता है। चलो इनकी ना एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं, मैंने जर्नल एंट्रीज जब आप लोगों को कराया था रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट करने के लिए, तो उस समय मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस टाइप के जो टॉपिक्स थे इन सब के जर्नल्स में आपको बताया था कि इसकी एंट्री कैसे बनती है। एक बार आप जरूर से फ्लैश करके उन्हें देखना, उससे आपको फायदा ये होगा कि आप एडजस्टमेंट की एंट्री बनती कैसे है वो आप समझ जाओगे। जब एंट्री समझ में आ जाएगी तो आप समझ जाओगे उसके 2 इफेक्ट कहां कहां पड़ने हैं, और उसके बेसिस पे आप आराम से इनकी जो मतलब ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो एडजस्टमेंट में होनी है वो आप समझ जाएंगे। खास करके स्पेशल आइटम्स के लिए, जैसे बैड डेब्ट्स के लिए, बैड डेब्ट्स रिकवर के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इस टाइप के गुड्स वगैरह के ट्रीटमेंट का, वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा। जरूर से फुर्सत निकाल के देखो, 10-15 मिनट के वीडियोस हैं, आप आराम से देखोगे, आपको एंट्रीज के तरीके समझ में आ जाएंगे। क्योंकि जर्नल में हम 2 एंट्री होते हैं तो 2 इफेक्ट हो रहे हैं, आप आराम से समझ लोगे। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट में अगर ये दे रखा हो तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। एक क्या करोगे, इसको आप दिखाओगे डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो कर दीजिएगा। दूसरा क्या कीजिएगा, एड इन कैपिटल इन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। यानी देखो, अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे आपको दिया 10%, मान लो कैपिटल है आपका 1.5 लाख रुपए और इंटरेस्ट कह दिया 10% लेना है, तो इंटरेस्ट निकालोगे 1.5 लाख का 10% 15,000 होता है। अब वो 15,000 को पहले क्या करोगे, पीएनएल के डेबिट साइड में दिखाओगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 15,000। देन फिर क्या करोगे, जब कैपिटल जो आप बैलेंस शीट में शो करते हो लायबिलिटी साइड में, वहां पे क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पैसे जो है आके ऐड कर दीजिएगा। तो आपके 2 इफेक्ट हो गए, क्लियर है। चलो अब ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को सीखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा हो तो इसके भी 2 इफेक्ट होंगे। पहला क्या करोगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एक बात समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, जो मालिक होते हैं उन्होंने जो बिजनेस में से पैसे निकाले हैं अपने जरूरत के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, अब फर्म उनसे इंटरेस्ट वसूल कर रहा है। तो फर्म तो इंटरेस्ट वसूल कर रहा है, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वहां पे फर्म उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा था, जब दे रहा था तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस था, तो फर्म ने उसे अपने यहां डेबिट में दिखाया। अब समझो, हम फर्म जो है, चूंकि हम तो अकाउंट फर्म का बना रहे हैं, बिजनेस का बना रहे हैं, तो बिजनेस मालिक से इंटरेस्ट ले रहा तो इनकम तो होगा, तो इनकम हुआ, तो आप इसे क्या करोगे, पीएनएल के क्रेडिट में दिखाओ। तो अब इसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आप इस पैसे को इंडिकेट कर दोगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है। इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां होगा बेटा, अब दूसरा ट्रीटमेंट होगा लेस फ्रॉम कैपिटल इन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब इसका 2 इफेक्ट हुआ। एक इफेक्ट क्या बताया था कि हमने क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, दूसरा क्या करोगे,
कैपिटल में से इसको लेस करते हैं। तो पहले क्या करो, ड्राइंग्स में ले जाके ऐसे ऐड कर दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, और जैसे ड्राइंग्स माइनस होता है कैपिटल में से, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होगा वो भी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कहाँ पे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे मजेदार चीज है। ये दो जगह हो सकता है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन कई बार एडजस्टमेंट में दिया रहता है तो भी इफेक्ट वही होगा। कई बार इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ब्रैकेट में दे दिया, जैसे लोन दे रखा है, मान लो ट्रायल बैलेंस में लोन दिया रहता है, मान लो 1,00,000 रुपए, अब उसके ब्रैकेट में बगल में शो कर दिया लोन के साथ ही क्या, कि लोन इज टेकन ऑन 1 अप्रैल एट द रेट ऑफ 10%। तो जब भी कोई चीज ब्रैकेट में दे दिया तो आंखें खोल लो कि कुछ ना कुछ तो बात है। अब नीचे भले ही एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा, बट वो काउंट एडजस्टमेंट में ही किया जाएगा। यानी समझो फिर से, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर लोन दे दिया 1,00,000 रुपए, ब्रैकेट में वही लोन के बगल में ही ब्रैकेट में शो कर रहा है। जैसे ऐसे सपोज करो ट्रायल बैलेंस में लोन दे रखा होता है, ऐसे करके लोन दे रखा है, अब यही ब्रैकेट में दे दिया टेकन ऑन 1 अप्रैल एट द रेट ऑफ 10%, बस इतना सा दिया। और जो ट्रायल बैलेंस के अमाउंट का सेक्शन है उसमें लोन दिखा दिया आपको लायबिलिटी साइड में, मान लो 1,00,000 रुपए। ठीक है। अब इस तरीके से भी दिया है, देखो हमने क्या कहा, एडजस्टमेंट में नहीं दिया, ऐसे लोन के बगल में ही इंडिकेट कर दिया कि इतने तारीख को लिया गया, इतने रेट से लिया गया, ये भी एक एडजस्टमेंट ही काउंट होगा। या एडजस्टमेंट में दे रखा है तो फिर एडजस्टमेंट तो है ही। चलो अब इसका ट्रीटमेंट भी सीखते हैं कि ये कैसे होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का दो ट्रीटमेंट, एक पहले क्या करोगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड में इसको शो कर दीजिए। दूसरा ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका, आप क्या करोगे, एड इन लोन तो इसके दो ट्रीटमेंट, एक क्या बताया कि डेबिट साइड ऑफ पीएनएल में दिखाएंगे, यानी जितना इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा था इस वाले केस में, तो 1,00,000 का 10% होता है, 10% 10,000 रुपए, हमने पीएनएल के डेबिट में 10,000 दिखा दिया। समझ में आया। अब दूसरा क्या करोगे, जब लायबिलिटीज में लोन शो करते हो 1,00,000, वहीं पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर दोगे उसमें 10,000, और बाहर लायबिलिटीज साइड में ही आप लोन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों को जोड़कर आप लायबिलिटीज में शो कर दोगे। इसमें तो एक ट्रिक हो गया। इसका दूसरा ट्रिक क्या हो सकता है, डेट से ट्रिक खेला जाएगा। अब 1 अप्रैल दिया था ना, अब 1 अप्रैल ना देके सपोज करो इसकी जगह पे यहाँ पे ये कह दिया कि इन्होंने 30 जून को लिया है। अब 30 जून को लिया, अकाउंट तो अप्रैल में मार्च में क्लोज कर रहे हो, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाओगे, 10% के हिसाब से निकालना आपको आता है। प्रिंसिपल रेट, वो पीआरटी वाला जो तरीका है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 करके, उस वाले तरीके से निकालते हैं। सपोज करो मैं एक को दिखाई देता हूँ, देखो 1,00,000 रुपए वो है, चलो यहाँ पे आपको इंडिकेट करता हूँ, 1,00,000 रुपए ये है, ठीक है। अब कितना रेट बताया मैंने, 10%, तो 10/100 हो जाएगा। अब क्या कर रहा हूँ, जून से लेके उस तक 9 महीने हो रहे हैं, तो 9/12 करके निकाल दोगे। जो पैसे आ रहे हैं 7,500 रुपए, वो आप इंडिकेट करोगे, वही आपका पीएनएल के डेबिट में भी आएगा, वही आपका लोन में भी ऐड होगा लायबिलिटीज साइड में। अब हम स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। ये पूरे एडजस्टमेंट का आत्मा है आप कह सकते हो। नॉर्मली बच्चों को सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आपने ध्यान दिया तो ये आपको सबसे आसान एडजस्टमेंट लगेगा। चलो सीखते हैं। 4 चीजों को ध्यान दीजिए। एक है बैड डेब्ट्स, दूसरा है फर्दर बैड डेब्ट्स, इसको शॉर्ट में मैं FBD लिखूंगा, सिर्फ फरीदाबाद मत पढ़ लेना कोई बच्चे, ठीक है। ये FBD हो गया, फर्दर बैड डेब्ट्स। एक होता है न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स, और एक होता है ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और एक आइटम है डेटर्स।
तो आज जो हमारा एडजस्टमेंट होगा इन्हीं 5 चीजों पे करेगा। सबसे ज्यादा बच्चे नॉर्मली अगर आपको मिलेंगे तो इन्हीं के बारे में आपको डराएंगे कि बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट समझ में नहीं आता। चलो बट हम आज सीखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। देखो, बैड डेब्ट जो होता है नॉर्मली ये इन ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, पहचानो समझो। बैड डेब्ट्स हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होगा। फर्दर बैड डेब्ट जो होता है वो इन एडजस्टमेंट दे रखा होता है, यानी फर्दर बैड डेब्ट्स जो है वो हमेशा एडजस्टमेंट में नीचे दे रखा होगा या ऊपर कहीं पे, ठीक है। अब न्यू प्रोविजन जो होता है ये भी एडजस्टमेंट में दिया रहता है। यहां पे जो न्यू प्रोविजन होता है ये नॉर्मली इन परसेंटेज दिया रहता है, इन परसेंट भी हो सकता है और अमाउंट में भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये परसेंटेज में भी हो सकता है और अमाउंट में भी हो सकता है, तैयार रहिएगा। ओल्ड प्रोविजन जो होता है ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, इन टीबी। ये हमेशा अमाउंट के फॉर्म में होता है नॉर्मली, ठीक है। और इसके बाद डेटर्स है, डेटर्स भी हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होता है, इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम इन सारे चीजों का एडजस्टमेंट सीखेंगे। अब चलो देखो, एक मोटी मोटी बातें तो आपको समझ में आती है। बैड डेब्ट्स क्या होता है? वह पैसा जो डूब गया है। फर्दर बैड डेब्ट्स वह पैसा जो डूब गया लेकिन उसकी एंट्री नहीं बनी है, यानी बाद में डूबा है। अब न्यू प्रोविजन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहते हैं कि जो पैसे डूबने के चांसेस हैं उसके लिए हम पहले से प्रोविजन बना के चलते हैं। हमने एक चैप्टर पढ़ा है प्रोविजन और रिजर्व, ठीक है। तो अब ऐसे ओल्ड प्रोविजन जो हमने पहले से प्रोविजन बना रखा है वो, न्यू वाला यानी जो बाद में बना अब, और ओल्ड यानी जो पिछले साल का प्रोविजन है वो। अब डेटर्स समझते हो वे लोग जिनको आपने उधार माल बेच रखा है, वो डेटर्स कहलाते हैं। चलो, इनका ट्रीटमेंट जो होता है वो नॉर्मली 2 जगह होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा और दूसरा कहां पे होगा? बैलेंस शीट में। चलो, तो अब हम इसका फॉर्मेट से ही आपको क्लियर करते हैं कि ये कैसे बनाया जाएगा। मैं एक पैरेलल स्पेस यूज कर रहा हूं, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। ट्रेडिंग और पीएनएल एक ही साथ बनता है, इसलिए भी आप घबराइएगा मत कि मैंने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, ताकि आपको क्लियर रहे। दूसरा एडजस्टमेंट मैंने क्या बताया कि दूसरा जो इसमें चूंकि बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर्स टॉपिक है हमारे पास, तो वो भी बैलेंस शीट में भी आप समझते हो एसेट साइड ये होता है, लायबिलिटीज ये होता है। फॉर्मेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले भी करा रखा है। चलो अब मोटी मोटी बातें जो बैलेंस शीट के लिए जो है, देखो एक बात समझो, जो आइटम ट्रायल बैलेंस का है वो तो डायरेक्ट बैलेंस शीट और पीएनएल में जाता है। चलो हम उसके हिसाब से सोचते हैं कौन सा चीज कहां जाएगा। तो देखो, बैड डेब्ट्स दे रखा है तो बैड डेब्ट्स हमेशा पीएनएल के डेबिट में होता है, तो हमने बैड डेब्ट्स यहां लिख दिया। चूंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है तो ये पैसे अंदर में लिखे जाएंगे। क्लियर है कि अगर एडजस्टमेंट दे रखा है तो हम एडजस्टमेंट की वजह से इसको अंदर में दिखा रहे हैं, ठीक है। और जो ये डेटर्स है, ये डेटर्स जो होता है ये एसेट्स का पार्ट है, यहां पे हमने डेटर्स के साथ लिख दिया। समझ में आ रहा है आपको? ये 2 चीजें हैं। चलो अब यहां पे हम एक एक करके समझते हैं। हमने पहले बैड डेब्ट्स का जो ट्रीटमेंट था वो तो कर लिया कि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर में था, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दिया। अब जो फर्दर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में दे रखा है, एडजस्टमेंट में दे रखा है तो इसके 2 ट्रीटमेंट होंगे। कहां कहां पे? तो एक बार ये यहां पे ऐड होगा, आप ऐड करोगे बैड डेब्ट्स में, फर्दर बैड डेब्ट्स, मैं ऐसे FBD लिख रहा हूं, ठीक है। फरीदाबाद मत पढ़ लेना, ऐसे फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। इसे ऐड कर लिया, ये पैसे नीचे आ गए, ये फर्दर बैड डेब्ट्स है। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने ऐसे यूज किया। अब ये फर्दर बैड डेब्ट्स का दूसरा ट्रीटमेंट, एक तो यहाँ पे हुआ पीएनएल में, दूसरा कहां जाएगा? तो दूसरा ये डेटर्स में से माइनस होता है, तो हम यहाँ पे इसमें से घटाएंगे। लेस किया बैड डेब्ट्स, ये पैसा यहाँ लेस हुआ है, मैं से ब्रैकेट में इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये पैसा यहाँ पे आ गया। समझ में आया बेटे? पक्का। अब इसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? अब यहां तक हमने इसका भी ट्रीटमेंट कर लिया। अब न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन क्या होता है? एडजस्टमेंट में या तो परसेंटेज के फॉर्मेट में होगा या अमाउंट के रूप में होगा। एडजस्टमेंट में दे रखा है तो 2 जगह ट्रीट होंगे, एक बार आप पीएनएल में दिखाओगे, एक बार बैलेंस शीट में दिखाओगे। तो पीएनएल में क्या करोगे इसे आप, चलो इसे भी देखते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन के नाम से, न्यू प्रोविजन, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं, इसे भी ऐड करके ये पैसे आपने नीचे ले लिए, ठीक है। समझ में आ रहा? अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट यहाँ क्या बताया था? डेटर्स में से माइनस होता है, तो यहाँ डेटर्स में से माइनस कर दो, लेस न्यू प्रोविजन। अब ये न्यू प्रोविजन पे इसमें से माइनस किया, ये पैसे बाहर आ गए। यहां तक समझ में आपको आ रहा है?
ठीक है, यानी बैलेंस शीट में हमने डेटर्स लिया, डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स को पहले माइनस करोगे, जो पैसा निकल के आएगा। अब यहां देखो, अगर अमाउंट में दे रखा है तो डायरेक्ट घटा के पैसे बाहर लिख लोगे, लेकिन अगर ये परसेंटेज में दे रखा होता तो ये वाला जो अमाउंट निकल के आया हुआ है, इस अमाउंट का परसेंटेज निकालोगे। ये नहीं कि आप डेटर्स का परसेंटेज निकाल देना, डेटर का परसेंटेज निकाले तो गलत हो गए। समझ में आ रहा? यानी समझो, डेटर्स अगर मान लो जैसे 82,000 है, अब इसमें 2,000 हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स है, तो 2,000 माइनस करने के बाद 80 आया। 80 का अगर मान लो यहाँ परसेंटेज 5% दिया है, तो 80 का 5% 4,000 आएगा, वो माइनस होकर 76 बाहर हुआ। समझ में आ रहा? अमाउंट अगर दे रखा होता है यहाँ 10,000, 5,000, 2,000, तो वो डायरेक्ट अमाउंट माइनस हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परसेंटेज दिया हो तो ये जो नेट अमाउंट निकल के आया हुआ है उस पे माइनस, माने वो परसेंटेज निकलेगा, देन फिर माइनस होगा। क्लियर है? और वही वाला पैसा उठ के यहाँ पे ऐड हुआ। क्लियर? अब इसके बाद दूसरा काम क्या करोगे बेटा? अब यहाँ जो, अब देखो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, न्यू प्रोविजन का ट्रीटमेंट हमने सीख लिया। अब ओल्ड प्रोविजन का क्या करोगे बेटा? ओल्ड प्रोविजन इसमें से माइनस हो जाता है, ओल्ड प्रोविजन, इसको आप इसमें से माइनस कीजिएगा और पैसे को बाहर ले लेंगे। ये आपका आंसर हो गया इधर का। समझ में आया? देखो एक बार फिर से, हमारे पास क्या था, हमने बैड डेब्ट्स लिया, उसमें फर्दर बैड डेब्ट्स को ऐड किया, उसमें न्यू प्रोविजन को ऐड किया। न्यू प्रोविजन कहां से निकला है? यहां से, जो डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस किया, जो निकल के आया उसका परसेंटेज निकाल के आपने न्यू प्रोविजन लिया। वो न्यू प्रोविजन ऐड हुआ, जो निकल के आया उसमें से ओल्ड प्रोविजन को आप माइनस करोगे, पैसे बाहर लिख दिए। पक्का है? तो इतना सा ट्रीटमेंट था, ये हमने कवर कर लिया। अब देखो, हमारा ओल्ड प्रोविजन का भी ट्रीटमेंट हो गया, न्यू डेटर्स का भी ट्रीटमेंट हो गया। समझ में आ रहा है आपको? चलो मैं आपको एक एग्जांपल से इसी को क्लियर करता हूं, ज्यादा आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। चलो एक मोटा मोटा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे सबकी ना वैल्यू मैं अपने से डालो। मान लो बैड डेब्ट्स है हमारे, जो बैड डेब्ट्स है वो मान लो, तो हमारे पास जो बैड डेब्ट्स है, वो बैड डेब्ट्स जो है मान लो, ये मान लो 3,000 का था, ये इंडिकेट कर दिया। फर्दर बैड डेब्ट्स मान लो आपके पास 2,000 का था, ये भी लिख दिया। ये जो एडजस्टमेंट है ये बताया न्यू प्रोविजन 5% है, ये भी लिख दिया। ओल्ड प्रोविजन जो है मान लो 4,000 रुपए है, ये भी लिख दिया। ठीक है? और अब यहाँ डेटर्स जो है वो 82,000 है, सपोज करो, मैंने अभी माना था, वो लिख दिया। ठीक है बेटे? अब चलो इसका हम ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे कैसे होगा, जैसा समझने की कोशिश करें। ठीक है? तो यहाँ पे देखो 82,000 हमारा डेटर्स है, डेटर्स यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको अमाउंट दिखा रहा हूँ, देखो। ठीक है? इसी पे दिखाऊं? चलो, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करके उसके साथ दिखा रहा हूँ। 82,000 का हमारा डेटर्स है, हमने डेटर्स लिख दिया। ठीक है बेटे? अब यहाँ पे बैड डेब्ट्स लिखना होता है, बताया है। बैड डेब्ट्स हमारा कितना है? 3,000, हमने वो लिख दिया। ठीक है बेटे? अब फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है बेटा? फर्दर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में दे रखा था 2,000, तो क्या बताया था? 2,000 हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो हमने इसे ऐड कर दिया। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये आ गया 5,000। समझ में आ रहा है बेटे? पक्का। अब इस 5,000 के बाद हम क्या करेंगे? इसका दूसरा ट्रीटमेंट बताया था कि फर्दर बैड डेब्ट्स को हम यहाँ पे भी इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2,000 जो था फर्दर बैड डेब्ट्स को इसमें से लेस करना है, लेस किया। ये जो पैसा हमारा निकल के आया कितना है बेटा? 80,000, हमने 80,000 यहाँ लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा? अब दो ट्रीटमेंट हो गए, बैड डेब्ट्स का, फर्दर बैड डेब्ट्स का। अब न्यू प्रोविजन क्या है? 5% बोला है। मैंने क्या बताया था? न्यू प्रोविजन कहां से निकालते हैं? जो डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स घट जाता है, उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको। तो डेटर्स 82 में से 2 माइनस हुआ 80 का 5% निकालोगे। 80 का 5% कितना आएगा बेटा? तो 80 का 5% 4,000, ये 4,000 रुपए हमने इसमें से माइनस किया, ये पैसे 76 जो है आपका बाहर आ गया। समझ में आ रहा? अब ये 4,000 जो न्यू प्रोविजन है वो यहाँ पे आके ऐड होगा। बताया था आपको कि 4,000 इसमें न्यू प्रोविजन जो है हमारा ऐड होता है, तो न्यू प्रोविजन ऐड हो गया। 5 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा? 9,000। समझ में आया? अब इसमें से क्या बताया? ओल्ड प्रोविजन को हम माइनस करते हैं। ओल्ड प्रोविजन कितना दे रखा है बेटा? क्वेश्चन देखो, ओल्ड प्रोविजन 4,000 दे रखा है, तो 4,000 हमने इसमें से माइनस कर दिया। ये 9 में से 4 माइनस होके 5,000 जो है बाहर आ गया आंसर हमारा। समझ में आ रहा है? आसानी से आप कर लोगे। तो ये टॉपिक हुआ, ये मैक्सिमम। अब सपोज करो अगर क्वेश्चन में फर्दर बैड डेब्ट्स ना दिया होता तो वह बैड डेब्ट्स में न्यू प्रोविजन ऐड होता है, ओल्ड माइनस हो जाता। समझ रहे हो आप? ठीक है? यहाँ पे भी ऐसे डेटर्स में से सीधा न्यू प्रोविजन माइनस होता, बाहर हो जाता। तब यहाँ पे डेटर्स 82,000 है, उसका 5% निकल के बाहर होता। पक्का? डन। अब सपोज करो इसमें एक ट्रिक सीखते हैं। अगर ये जो ये वाला है 4,000, अगर 4,000 ना होके सपोज करो ये 10,000 रुपए दिया होता, सोचो तो क्या होगा? चलो एक ट्रिक सीखते हैं। अगर क्या का ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो गया, 10,000 दे रखा है,
अब यहां देखो, यहां तक तो ये 9000 आया हुआ था, हमने जो कैलकुलेट किए थे। अब 9000 में बेटा अगर 10000 माइनस करोगे तो माइनस तो हो ही नहीं सकता, फंस गए ना हम। तो चलो इसका ट्रिक क्या है, इसमें सिंपल है। अगर ऐसा केस हो जिसमें ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो तो आप क्या करोगे, इसको यहां पे दिखाओगे ऐसे, बाय में ओल्ड प्रोविजन दिखाओ। फिर से समझो, ओल्ड अगर ज्यादा है तब ऐसा होगा, अगर ये तीनों जोड़ने के बाद भी ओल्ड ज्यादा हो रहा तब इस साइड क्रेडिट में आप दिखाओगे। ओल्ड प्रोविजन कितना है, वो लिख दिया 10000। इसमें से लेस करोगे बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कितना है बेटे 3000, ये लेस हुआ तो ब्रैकेट में दिखा दिया। इसी में से लेस करेंगे हम फर्दर बैड डेब्ट्स, तो फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है 2000, इसको भी लेस कर दिया। अब 10 में से 3 और 2 5 माइनस हो गया, 5000 रह गया। अब इसमें से लेस करोगे आप क्या चीज, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना था बेटा 4000, 4000 इसमें से माइनस हुआ, ये 1000 रुपए जो है आपके क्रेडिट साइड में निकल के आ गए। ठीक है, समझ में आया। तो ये ट्रिक, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बस सिर्फ पीएनएल में फर्क पड़ेगा तब जब आपका ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होगा। आपको एग्जांपल समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चंस आप करो, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, अब इसमें 2 एडजस्टमेंट और हो सकते हैं, चलो सीख ही लेते हैं उसे भी। चलो इसमें एक एडजस्टमेंट यहीं पे सीखते हैं। एक एडजस्टमेंट होता है, यहाँ पे से इरेज कर दो बेटे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट क्या है, ये अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये वर्ड लिख रखा हूं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये नॉर्मली एडजस्टमेंट में रहता है, इन एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट में अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दे रखा हो तब यहां तक तो सेम ऐसे ही होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पे पड़ेगा, तो ये जो प्रोविजन यहां पे जो आपने ये पैसे निकाल के जोड़ के बाहर कर दिए थे, उसकी जगह ये पैसा यहां पे आ जाएगा 76, यहां लिख दिया। इसमें से आप लेस करोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो डेटर्स का जो प्रोविजन का पैसा है वो घटा दीजिएगा और तब ये पैसा यहां बाहर आ जाएगा। समझ में आया पक्का। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का मतलब क्या है, कई बार हम डेटर्स को जब पैसे हमें दे रहे होते हैं तो डेटर्स हमें क्या करते हैं, कुछ पैसे कम दे देते हैं और हिसाब क्लियर। तो ऐसा भी होता है, जैसे मान लो सपोज करो आप भी कई बार क्या करते हो, दुकानदारों के यहाँ से कोई सामान ले लेंगे, वो 305 रुपए हो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अंकल 300 रुपए ले लो। 5 रुपए आप भी नहीं दे रहे हो ना, बाद में 5 रुपए आपसे मांग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो ये होता है कि इसी को हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कहते हैं। तो डेटर्स में से वो उतने पैसे माइनस होकर बाहर हो गए। इसको नॉर्मली हमेशा परसेंटेज में दिया होता है, तो जैसे अब जो परसेंटेज निकलेगा वो इस वाले पैसे का परसेंटेज निकलेगा। यानी मान लो अगर जैसे 5% निकालने होते तो 76,000 का 5% होता है, या 2% होता तो 76,000 इंटू 2/100 करके वो निकालते, वो पैसा यहाँ आ गया। अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा, वो दूसरा ट्रीटमेंट देखो बेटा, वो यहाँ पे होगा। फिर से 2 में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये पैसा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए प्योर एक्सपेंडिचर है, हमारे लिए तो खर्च ही है ना, हम डिस्काउंट दे रहे हैं उन्हें। तो अब एक बात ये ध्यान रखना, चाहे ये प्रोविजन और बैड डेब्ट्स वगैरह का ट्रीटमेंट क्रेडिट हुआ हो, तब भी जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा वो इधर ही आएगा। डेबिट हुआ है तब भी डेबिट में ही आएगा। मतलब यह है कि चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो, इसका ट्रीटमेंट जो होना है वो यहीं पे होना है। तो आपको मोटी मोटी बातें क्लियर होगी। हमें बैड डेब्ट्स निकालना है, बैड डेब्ट्स, उसमें फर्दर बैड डेब्ट्स अगर दे रखा है तो ऐड कीजिएगा, ओल्ड प्रोविजन सॉरी न्यू प्रोविजन जो दे रखा है उसे भी ऐड कीजिएगा, और उसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस करके बाहर लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो रहा होगा तो डेबिट नहीं क्रेडिट में फिर ये उल्टी एंट्री होगी, ओल्ड प्रोविजन उसमें से बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस कीजिएगा, न्यू प्रोविजन भी माइनस कीजिएगा, पैसे बाहर हो गए। क्लियर है। अब बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट, डेटर्स में से अगर फर्दर बैड डेब्ट्स दिया हो तो माइनस कीजिए, वो न्यू प्रोविजन जो होगा वो जो निकल के आएगा प्योर अमाउंट, नेट अमाउंट, उस पे आप घटा के निकालोगे परसेंटेज पे, वो पैसा बाहर हो गया। अगर क्वेश्चन में यहीं पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वर्ड लिख रखा हो तो जो अमाउंट निकल के आया इस पे आप डिस्काउंट दोगे, परसेंटेज से निकाल के माइनस करोगे, देन फिर पैसे बाहर आएंगे। क्लियर है। और ये जो डिस्काउंट का पैसा आएगा वो यहाँ पे आएगा डेबिट में, चाहे आपका एंट्री डेबिट में बना हो चाहे क्रेडिट में बना हो, दोनों केस में ये डेबिट में ही आएगा। ठीक है। अब हम आगे के एडजस्टमेंट पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर।
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। ऐसे खर्च जो हैं तो एक्चुअल में खर्च, बट उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक होने वाला है। मतलब ऐसे खर्च जो वास्तव में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिनसे हमें कोई एसेट्स नहीं मिलता, उसके बावजूद भी इसका फायदा कई सालों तक होता है, तो ऐसे खर्चों को हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर क्वेश्चन में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा हो और कह रखा हो कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या इसके जो बेनिफिट्स हैं वो जितने साल तक चलेंगे, जैसे मान लो 3 साल चल रहे हैं, 5 साल चल रहे हैं, 7 साल चल रहे हैं, तो आप उनके खर्चों को उतने सालों में राइट ऑफ करोगे। बस यही समझना है हमें। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके पास, जैसे एडवर्टीजमेंट के नाम से हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, कोई सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रीलिम लिख देता हूँ, एक्सपेंडिचर होते हैं, इस टाइप का कुछ हो। अब इन खर्चों के लिए दे दिया, जैसे मान लो एडवर्टीजमेंट है, अब कह दिया इसका बेनिफिट जो है इसका 1/3 जो है आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है, या कह दिया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इसका 5 इयर्स तक इसकी बेनिफिट कैरी करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या करोगे, जो एडवर्टीजमेंट आपके क्वेश्चन में दे रखा है उसका 1/3 निकालो, वो आप पीएनएल में शो कर दोगे, और जो 2/3 अमाउंट है उसको आप बैलेंस शीट में एज एसेट शो करोगे। यानी देखो इसका ट्रीटमेंट हम जब करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जितने साल लास्टिंग बोला उतना पोर्शन ऑफ करंट ईयर जो है उसको आप डेबिट ऑफ पीएनएल में दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और जो बाकी जो रेस्ट अमाउंट है, रेस्ट अमाउंट will shown in asset side of balance sheet, यानी बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करोगे। जैसे सपोज करो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है एडवर्टीजमेंट है, मान लो सपोज करो हम इसी को समझ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट 50,000 दे रखा है आपके पास। अब आपसे क्या कह रहा है, 50,000 में एडवर्टीजमेंट जो है उसको कह रहा है इसको 5 सालों तक कैरी करना है, तो इसका 1/5 आप यहां निकालोगे, 1/5 ऑफ 50,000, जो ये 10,000 आ रहा है ये आप पीएनएल में शो कर दीजिएगा। और बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप क्या करोगे, 50,000 जो एडवर्टीजमेंट का है उसमें से 10,000 माइनस करके 40,000 रुपीज जो है आप एज ए एसेट शो कर दीजिएगा। समझ में आ रहा। अब यहीं पे अगर सपोज करो ये 5 इयर्स की जगह 4 इयर्स में कहता तो 1/4 करते 12,500 होता, 12,500 माइनस करके 37,500, ये 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। कई बार क्या होता है हम अपने मैनेजर्स को मोटिवेट करने के लिए एक तरह से कहो कि उन्हें प्रॉफिट का कुछ शेयर दे देते हैं। नॉर्मल वे में समझो, जैसे वर्कर जो है मैनेजर की तरह काम कर रहा है, हम उसको सैलरी देते हैं, वो अपना सुबह से शाम तक का जो उसका ड्यूटी है वो परफॉर्म करता है, बट वो तो एज ए वर्कर काम करेगा, चाहे हमारे सेल्स हो या ना हो, हमें प्रॉफिट हो या ना हो, उसे सैलरी तो देनी है हमें। बट अब हम उसे मोटिवेट करना चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न करके दे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसे प्रॉफिट में एक शेयर दे देते हैं कि अगर आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो जो प्रॉफिट आप अर्न करके दोगे उसका हम इतने % आपको एज ए प्रॉफिट का शेयर देंगे कमीशन के रूप में। तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा ताकि उसके कमीशन ज्यादा हो, बदले में हमें भी प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। तो मैनेजर्स कमीशन को हम ट्रीट कैसे करते हैं, अब इसके 2 केस समझो। एक, अगर ये सिर्फ इन ट्रायल बैलेंस दे रखा हो तो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो कोई बात ही नहीं है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर की तरह पीएनएल के डेबिट में डाल दोगे। तो यहाँ पे ये आ गया सिर्फ डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। बट इतना सिंपल क्वेश्चन आपको देगा नहीं कि आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दे दिया आप मजे ले लो, नहीं। अब क्या होगा, ये नॉर्मल में दे रखा होगा एडजस्टमेंट में, इन एडजस्टमेंट अगर दे रखा हो तो इसके 2 ट्रीटमेंट होंगे। 2 ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होंगे वो समझो। एक तो वही डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप शो करोगे, दूसरा क्या करोगे, एज ए लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट शो करोगे, यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब एक बात और ध्यान रखना, जब मैनेजर कमीशन दिया रहेगा तो हम इसको आउटस्टैंडिंग कमीशंस के नाम से दिखाएंगे। मैंने मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग ये वर्ड लिखोगे आप, ज्यादा अच्छा होगा। मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग OS लिख देता हूं, आप समझ लोगे इसे, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल चीजें।
पक्का है, बट इतना भी आसान नहीं होगा। इसके साथ भी थोड़े ट्रिक बनाए जाएंगे। मैनेजर के कमीशन दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है क्या, चलो अब इसी को हम समझते हैं। मैनेजर के कमीशन एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, वर्ड होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये वर्ड होता है। एक लिखा होगा आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन जो है आफ्टर चार्जिंग है। बस ये दोनों वर्ड्स के ट्रिक को पकड़ना, ये पकड़ लिए क्वेश्चंस बन जाएगा आपसे। बिफोर चार्जिंग में नॉर्मल सी बात है, जब कमीशन निकालते हैं तो कमीशन निकालने का जो तरीका होता है हमारा ये होता है, जैसे हम कमीशन निकाल रहे हैं तो कमीशन इज इक्वल टू हो जाएगा जो नेट प्रॉफिट है इनटू जो रेट आपको गिवन है वो अपॉन में 100, ये करके आप निकाल दोगे बिफोर चार्जिंग कमीशन का कमीशन निकल गया। समझ में आया? यही चीज अगर आफ्टर चार्जिंग में होगा तो कमीशन निकालेंगे तो कमीशन इज इक्वल टू हो जाएगा जो नेट प्रॉफिट है वो इनटू कर दीजिएगा रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ये है इसका तरीका। यानी आप क्या करोगे, कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। चलो जैसे कि एग्जांपल से आपको शो करता हूं मैं। लेट करो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉफिट दे रखा है, मान लो आप अपने से हम लेते हैं 22,000 का हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है। अब पहला केस दिया जो कमीशन है एट द रेट ऑफ 10% लेना है, ठीक है। अब सोचो अगर ये बिफोर चार्जिंग बोला होता तो यहां पे कैसे निकालते हैं, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट का कमीशन निकालते हैं तो प्रॉफिट हो गया हमारा 22,000, वो हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई रेट है 10%, तो 10 अपॉन में 100 कीजिएगा, ये निकल के 2200 आ गया। समझ रहे हो? अब अगर यही वाला इस वाले मेथड से निकालने बोला होता यानी आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला होता, देन फिर आप क्या करोगे, ये जो प्रॉफिट निकलता 22,000 तो था ही, इनटू करते 10 अपॉन में 100 प्लस 10, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 22,000 इनटू हो गया 10 अपॉन में 110। अब समझो, यानी अगर 2% होता तो 2 बटे में 102, 5 होता तो 5 बटे में 105। इस तरीके से आप ये काटिएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, ऐसे 2 बार में कट गया, ये 2000 का कमीशन आ गया। समझ में आया? अब देखो यही फर्क है बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। अब निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप नॉर्मल जैसे नेट प्रॉफिट निकालते हो निकाल दो, क्लोज कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बनाया, नेट प्रॉफिट जैसे निकालते हैं निकाल दो, वहां पे लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, क्लोज किया। नीचे में फिर उसी को नेट प्रॉफिट को हमने कैरी किया और उसके बाद हम यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट करके इंडिकेट कर देंगे, हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं एक नए एडजस्टमेंट पे। नॉर्मली ये एडजस्टमेंट बुक में दिया नहीं होता, बट इससे क्वेश्चंस काफी बने हैं और अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस माने जाते हैं। चलो पहले समझते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। मैंने आप लोगों को कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट के जब टॉपिक में करा रहा था तो बैलेंस शीट वाले वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक कराया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार अगर जरूरत पड़े तो आप उसको देख लोगे। बट चलो हम यहाँ पे सीखते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज होता है वे लायबिलिटीज जो किसी खास सर्कमस्टांसेस के होने पे आपको पे करने हैं, यानी ऐसे लायबिलिटीज जो कुछ घटना घटित होगी तो आपको देने पड़ेंगे, अगर घटना नहीं घटित होगी तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उनको हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। नॉर्मल वे में कहोगे दोज लायबिलिटीज व्हिच वी हैव टू पेड इफ सम सर्कमस्टांसेस हैपन, कुछ घटना घटित होती है तो आप पे करोगे। चलो तो अब हम यहाँ पे समझते हैं ऐसी कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं। ऐसे 3 लायबिलिटीज हैं। एक है लायबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड, यानी आपने एक बिल मिला था आपको, बीआर आपके पास एक बिल से रिसीवेबल है, आपने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब आपने बैंक से डिस्काउंट कराया, मैच्योरिटी पे बैंक जाएगी उनसे पेमेंट रिसीव करने। अब अगर मैच्योरिटी पे और डेटर्स आपके पैसे नहीं देते बैंकों को तो बैंक आपको जानती है, उनको नहीं जानती, बैंक आपके अकाउंट से वो पैसे काट लेगी। तो ये एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज होता है। अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे ले लेगी, अगर वो पेमेंट कर दिए तो बैंक हमसे पैसे नहीं लेगी। तो ये चीजें समझ में आएगी। अब ऐसे एक दूसरा केस है लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट पेंडिंग इन कोर्ट। कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा हो, समझो आप कोर्ट में केस है हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ किसी पार्टी ने केस कर रखा है। सपोज करो हमने किसी पार्टी को कोई प्रोडक्ट डिलीवर किया था, अब पार्टी का कहना है कि हमारे
मिस पैकिंग की वजह से या पैकिंग हमने सही तरीके से नहीं किए थे, इसकी वजह से उनको लॉस हुआ। अब अगर वो कोर्ट में इस चीज को प्रूफ कर देते हैं कि हमारी गलती थी, तो हमें उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते, हम कहेंगे कि हमने ऐसा कोई, हमें स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था इस तरह की पैकिंग करने का, तो हमने पैकिंग नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे करके दिए, तो हमारी गलती नहीं है। तो अगर हम प्रूफ कर पाने में सक्षम हुए, हमने कोर्ट में ये चीज साबित कर दिया, तो हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो वही हो गया, लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट्स पेंडिंग इन कोर्ट। कोर्ट में अगर एक सूट पेंडिंग है, अब अगर आप केस हार जाते हो तो आप पेमेंट कर दो, आपके लिए वो लायबिलिटीज बन जाएगी। अगर आप केस नहीं हारते हो, जीत जाते हो, तो फिर आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा केस, एक और यह है लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी गिवन फॉर अनदर पर्सन। अब हमने किसी थर्ड पर्सन के लिए अपनी तरफ से गारंटी दे दी। सपोज करो ए और बी, दो आदमियों के बीच आपस में ट्रांजैक्शन होना है। ए बी से सामान खरीद रहा है, अब बी उसे सामान उधार देने को तैयार नहीं है। ए हमसे कांटेक्ट करता है, आप मेरे गारंटर बन जाओ। हम उनके लिए बी से बात करते हैं कि आप ए को 50,000 रुपए का सामान दे दो, मैं बीच में गारंटर हूं। अब अगर ए टाइम पे मैच्योरिटी पे पेमेंट नहीं करता, तो बी क्या करेगा? बी के पास सिंपल सा उपाय है, वो कहेगा जी गारंटी आपने दिया था तो आप पेमेंट करो। समझ में आया? तो गारंटी जो है, अगर ए ने पेमेंट कर दिया तो वेरी गुड, नहीं किया तो हमें देना पड़ सकता है। तो ये भी वही हो गया, सरकमस्टांसेस पे डिपेंड कर रहा कि वो आपके लिए लायबिलिटीज बनेगा या नहीं बनेगा। पक्का है? अब अगर कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज जो है वो एडजस्टमेंट में दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे? ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं हो सकता, एडजस्टमेंट में ही होगा। एडजस्टमेंट में होगा तो सिंपल सी बात है, नो एंट्री इन एनी अकाउंट और स्टेटमेंट, यानी किसी भी अकाउंट में या स्टेटमेंट में कोई एंट्री नहीं बनाओगे। यानी ना तो आप पीएनएल ट्रेडिंग में कुछ दिखाना है, ना आपको बैलेंस शीट में कुछ सुना है। पक्का? अब सिर्फ क्या करोगे, राइट ए फुट नोट मैंने क्या कहा, आपको इसके लिए कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। यानी ना तो आप किसी अकाउंट में कोई एंट्री बनाओगे, ना कोई स्टेटमेंट में बनाओगे। अकाउंट यानी ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में आपको कोई एंट्री नहीं बनानी, ना ही बैलेंस शीट में कुछ रिफ्लेक्ट करना है। सिंपल क्या करोगे, जस्ट राइट अ फुट नोट बिलो द बैलेंस शीट ओनली। यानी बैलेंस शीट के नीचे में सिर्फ एक छोटा सा फुट नोट बना दो कि देयर इज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज इन रिगार्ड्स ऑफ बिल डिस्काउंटेड, या इन रिगार्ड्स ऑफ पेंडिंग केस, या इन रिगार्ड्स ऑफ गारंटी। बस आपको सिर्फ एक फुटनोट दिखाना है, इससे पता चलेगा कि हाँ, अगर वो घटना घटित होगी, वो सरकमस्टांसेस होंगे, तो हमको पे करना होगा, अदरवाइज पे नहीं करना पड़ेगा। अब एक बात आपको और बता दूं, मैंने आपको याद होगा, मैं जब बैलेंस शीट यानी ट्रेडिंग पीएनएल और ये चीजें बताने के बाद मैं जब एडजस्टमेंट शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं जो एडजस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट दो जगह होता है, या तो ट्रेडिंग पीएनएल में होगा और एक बैलेंस शीट में। पक्का? लेकिन मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका एडजस्टमेंट दो से ज्यादा जगहों पे इंपैक्ट होता है। अब आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमने कहीं नहीं लिखा। देखो, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एडजस्टमेंट में दे रखा है, इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव नॉट टू शो इन एनी अकाउंट्स और स्टेटमेंट। क्लियर है? उसके आगे की टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फाइन, ये एक थ्योरी का भी चैप्टर है, थोड़ा सा समझो आप। इसमें है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हमें समझना है। चलो थोड़ा सा ना, मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड के लिए थोड़ी थ्योरीज को कवर कर दूं, देन फिर इसको आसानी से हम कवर कर पाएंगे, तो आपको समझ में भी आएगा। तीन तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ये तीन तरीके के हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दूसरा, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
यानी एक तरह से कहो हमारे पास जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं वे एक्सपेंडिचर जिनसे हमें कोई एसेट्स का एक्वायरमेंट होता है, यानी ऐसे खर्च जिनसे आपके पास कोई एसेट्स आ जाता है जिसका बेनिफिट आप कई सालों तक उठाओगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वे खर्च जिनमें आप जिसका बेनिफिट उस फाइनेंशियल ईयर में एंजॉय कर लेते हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी नहीं जाता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये पूरा पूरा एक चैप्टर है हमारे पास 11th के अकाउंट्स के बुक में। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर बाय विच वी यूजुअली एक्वायर सम एसेट्स, यानी ऐसे खर्च जिनके वजह से हम बिजनेस के लिए कोई एसेट्स को खरीद रहे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये डे टू डे जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, डे टू डे वाले जो एक्सपेंडिचर होते हैं नॉर्मली हम इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट आप उसी फाइनेंशियल ईयर में एंजॉय करते हो, आपके पास कोई एसेट्स नहीं आता। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी हम पीछे के एडजस्टमेंट में भी हमने किया है कि कुछ ऐसे खर्च होते हैं जिसका बेनिफिट कई सालों तक हमें मिलता है, नॉर्मली 1 से ज्यादा सालों तक, 2, 3, 4 सालों तक। जैसे मैंने आपको बताया था एडवर्टीजमेंट के बारे में, अब एडवर्टीजमेंट हम कराते हैं लेकिन इसका बेनिफिट कई सालों तक होता है तो हम इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इनका भी बेनिफिट कई सालों तक होता है तो हम इनको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। ये वास्तव में है एक्सपेंडिचर, कोई एसेट्स नहीं है, बट हम इन्हें कुछ पैसे को पीएनएल में इंडिकेट करते थे और कुछ हमने बैलेंस शीट में, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की टॉपिक जब हमने कराया था। तो अभी फिलहाल आपको ये चीजें क्लियर है। अब जैसे एक नॉर्मल समझो हमने बिजनेस के लिए एक कुर्सी खरीद लिया तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि पैसे तो खर्च हुए, बदले में एक एसेट्स एक्वायर हो गया। अब वही हमने कुर्सी को रेंट पे लिया होता, हमने टेंट वाले से एक कुर्सी मंगवाई, अब यूज करने के बाद हमने उन्हें वापस कर दिया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यूज किया, फायदा खत्म, कुर्सी वाले के पास चले गए, हमने कुछ पैसे उसे पे कर दिए। डिफर्ड रेवेन्यू मैंने आपको बता ही रखा है। तो ये तीनों एक्सपेंडिचर आप समझ रहे हैं। अभी जो हमारा एडजस्टमेंट है वो इन्हीं पे बेस है। इसमें क्या एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट को अब हम सीखेंगे कि हम कैसे उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट। कई बार क्या होता है हमारे बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, या कई बार हमने एसेट्स एक्वायर किया और गलती से उन्हें डे टू डे एक्सपेंसेस में लिख दिया, समझ रहे हो? तो इनको हम ट्रीट करना सीखेंगे। चलो एक एक करके हम बात करते हैं। देन फिर कहता है वेजेस इंक्लूड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। अब जैसे हमने एक नई मशीन खरीदी, अब नई मशीन खरीदी उसके लिए हमने कुछ वेजेस पे किए उसके इंस्टॉलेशंस करने के लिए, उनको लगाने के लिए, बट हमने उस वेजेस के पैसे को वेजेज में जोड़ दिया। वास्तव में वो वेजेस नहीं है, वो मशीनरीज में ही ऐड होना चाहिए था, बट हमने उन्हें क्या किया, वेजेज में इंडिकेट कर दिया। तो दैट्स वाई अब हमें उसमें से क्या करना चाहिए, तो इसका एडजस्टमेंट हम सीखेंगे। इनका एडजस्टमेंट क्या होगा, आप क्या करो, वेजेज में से माइनस कर दो, लेस फ्रॉम वेजेज, और दूसरा क्या करोगे, एड इन मशीनरी अकाउंट में आप इसको ऐड कर दीजिए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये ट्रीटमेंट हो गया। अब जैसे डेप्रिसिएशन अगर लगाना होता, सपोज करो इसी क्वेश्चन में, तो पहले क्या बताया कि जैसे दे दिया, मान लो एक एग्जांपल से लेते हैं कि 20,000 रुपीज हमें वेजेस का पे करना पड़ा मशीनरी इंस्टॉलेशंस के, हमने उसे वेजेस में इंक्लूड कर रखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेज है उसमें से 20,000 माइनस किए और वो 20,000 हमने अपनी मशीनरी में ऐड कर दिया। अब जो पैसे निकल कर आएंगे उस पे आप डेप्रिसिएशन लगा देना, आसान है। ऐसे ही एक और देखते हैं। अब कहता है गुड्स परचेज फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई सामान खरीदा और वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, और गलती से उन्हें परचेज अकाउंट में लिख दिया। अब देखो वास्तव में परचेज में तो रीसेल वाले आइटम आते हैं, हमने तो बिल्डिंग बनानी थी। तो अब हम क्या करेंगे, पहला काम इसको परचेज में से माइनस करो, लेस फ्रॉम परचेज। परचेज होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां से आपने इसे माइनस कर दिया। अब दूसरा काम क्या करोगे, इसको बिल्डिंग में ऐड कर दो, प्लस कर दोगे बिल्डिंग में। क्लियर है? तो अब आपको क्लियर हो गया कि अगर जैसे ऐसा हो कि परचेज किया हमने गुड्स परचेज फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यानी हमने कंस्ट्रक्शंस के लिए मंगाया था सामान लेकिन हमने उसे परचेज में इंडिकेट कर रखा है, तो हम परचेज में से माइनस करेंगे क्योंकि वास्तव में वो परचेज नहीं है,
वो एक एसेट्स है, एसेट्स में आप ऐड कर दोगे, पक्का है। एक और एडजस्टमेंट देखो आप, अब जैसे यहाँ पे है स्पेंट ऑन इरेक्शन ऑफ साइकिल स्टैंड इंक्लूडेड इन रिपेयर। अब हमने एक साइकिल स्टैंड बनाया, अपने हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हम नॉर्मली साइकिल स्टैंड बना देते हैं, मोटरसाइकिल स्टैंड बना देते हैं, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी साइकिल या मोटरसाइकिल आसानी से सेफ रह सके। अब हमने क्या किया, उसका जो पैसा खर्च हुआ उसको रिपेयर में दिखा दिया। रिपेयर तो वास्तव में रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जबकि हमने साइकिल स्टैंड बनाया तो ये तो हमने एक एसेट से एक्वायर किया है। तो दैट्स, हम क्या करेंगे, इसको रिपेयर में से माइनस कर दोगे, तो लेस करोगे आप रिपेयर में से। रिपेयर होता है आपके कहां पे, पीएनएल के डेबिट में, और जो साइकिल स्टैंड है ये आपका एक एसेट्स बन जाएगा, प्लस कर देंगे साइकिल स्टैंड के नाम से। या आप इसको क्या करोगे, बिल्डिंग में भी दिखा सकते हैं और ऐड कर दोगे आप। अगर आपके पास बिल्डिंग दे रखा है तो बिल्डिंग में इसको आप ऐड कर दीजिए। समझ में आ रहा, ठीक है। तो अगर हमारे पास साइकिल स्टैंड नाम से कोई सेपरेट हेड है तो हम उसमें इंडिकेट कर रहे हैं, नहीं है तो बिल्डिंग में आप ऐड कर लो, अलग से चलेगा, ठीक है। दैट मींस अब आप देखो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था जिसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया। हम क्या करेंगे, उस रेवेन्यू वाले आइटम में से माइनस करेंगे जिससे वो रिलेटेड है। जैसे वेजेस से रिलेटेड है तो वेजेस में से माइनस कर दिया, यहाँ परचेज से रिलेटेड था तो परचेज में से माइनस कर दिया, या रिपेयर में से रिलेटेड था तो रिपेयर में से माइनस किया। ये ट्रेडिंग में या पीएनएल में जहां पे भी होगा वहां आपने माइनस किया। अब उसको दोबारा ऐड करोगे उस रिलेटेड एसेट्स में। जैसे यहाँ पे मशीनरी खरीदने में खर्च हुआ था तो मशीन में ऐड हो गया, यहाँ बिल्डिंग के लिए था तो बिल्डिंग में ऐड हो गया। यहाँ पे हमारा बिल्डिंग वही साइकिल शेड जो शेड बनाया है हमने, वो बिल्डिंग का ही एक पार्ट है तो बिल्डिंग में ऐड करो, साइकिल शेड के नाम से आप एक पार्ट को इंडिकेट कर सकते हैं। तो अब एक नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आप कहोगे अरे सर आपने तो इसके पहले ही बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डिस्काउंट के बारे में सारा करा ही दिया है, ये नया फिर से क्यों निकाल रहे हो। तो देखो मैंने एक वर्ड यूज किया, स्पेशल टाइप बैड डेब्ट्स। जब स्पेशल टाइप है तो बताना तो पड़ता है, चलो अब सीखते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ बैड डेब्ट्स होता क्या है, इसको हम समझेंगे और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं इसको भी सीखेंगे। चलो तो आपके सामने देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपकी बुक का डीके गोयल की बुक से। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें आपको स्पेशल टाइप ऑफ बैड डेब्ट्स और प्रोविजंस इनके बारे में आपको सिखाना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको एक आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही करा दूं। आपके बुक में 19th क्वेश्चन है ये, दिया एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस का एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मींस टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा। अब इसमें आपको टॉपिक दिया है, सन्ड्री डेटर्स दिया है आपके पास 4,80,000 का है, ये आपको अमाउंट मिल रहा। इसमें एक चीज कह रखा है, देखो ब्रैकेट में दे रखा हो तो कोई भी चीज आइडेंटिफिकेशंस की चीज है, हमें ध्यान देना होगा। मैंने जानबूझ के इसको कलरफुल दे दिया अलग से, बट आपके बुक में नॉर्मली कलर नहीं होगा। चलो यहाँ दिया इंक्लूडिंग दीवान फॉर डिसऑनर ऑफ बिल। अब यहाँ पे दीवान है जिसके डिसऑनर ऑफ बिल के लिए ये आपके पास कह रहा है 20,000 रुपीज है। दीवान में कैपिटल से लिख देता हूं, नाम है, ठीक है। तो दिया इंक्लूडिंग दीवान फॉर डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹20,000, यानी इस 480 में 20,000 रुपए का दीवान का भी बिल है जो डिसऑनर हो गया था उसके लिए। अब आगे क्या था, प्रोविजन हमारे पास 24,000 है, हमारे पास कह रहा है बैड डेब्ट्स है आपके पास 10,000 है। चलो अब नीचे दो एडजस्टमेंट दिया है, एक 3/4 ऑफ द दीवान बिल इज इरिकवेबल, यानी जो दीवान के बिल का 3/4 हिस्सा है वो रिकवर नहीं हो पाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी वर्ड लिखा जा सकता था, दीवान बिकम इंसॉल्वेंट एंड 3/4 ऑफ द अमाउंट विल नॉट माने रिकवेबल। ऐसे भी लिखा जाएगा कि दीवान जो है इंसॉल्वेंट हो गया और उसके बिल का 3/4 या हाफ कुछ इस टाइप से कितना रिकवर नहीं होगा मान लिया गया। अब आगे कहता है क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 6% ऑन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स पे हमें 6% का प्रोविजन भी बनाना है। कहता है सो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, हमें दोनों चीज बनाना है। चलो हम बना के देखते हैं कि इसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो अब चलो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का ही आपको दिखा रहा हूं कि इसके अमाउंट को हम कैसे इंडिकेट करेंगे। ऐसे साथ में हम बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, तो बैलेंस शीट में भी हम इधर कर लेंगे। ये हमें फॉर्मेट आपको ध्यान है, देखो अब इसमें से क्या है, डेटर्स है, डेटर्स तो आप यहां लिखते हो, हमने लिख दिया सन्ड्री डेटर्स। अब ये 4,80,000 है, इसको हमने अंदर लिख दिया
4,80,000 ये आ गया। अब बैड डेप्ट जो होता है वो कहां जाता है, तो ये यहां पे जाता है, तो इसको हम 2 में लिख देते हैं बैड डेप्ट्स। कितना है बैड डेप्ट्स हमारे पास 10,000। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या कह रहा है, 3/4 ऑफ दीवान बिल इज इरिकवेबल, यानी दीवान के बिल का 3/4 रिकवेबल नहीं होगा। तो दीवान का बिल है कितने का, 20,000 का। अब 20,000 का 3/4 निकालोगे तो 3/4 करोगे आप, ये आ जाएगा 15,000। समझ रहे हो कैसे हो रहा, 4 से काट दिया, 5 टाइम में 5,000 इंटू 3 कर दिया 15। तो ये आया। अब कई बार इसमें हाफ हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप तैयार रहना। तो 3/4 यानी 15,000 जो है कह रहा है रिकवर नहीं होगा, तो डूब रहा है। ऐड करेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स है तो ऐड कर दीजिएगा फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स जो हमारा 15,000 है, हमने इसे ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा कितना बेटा 25,000। ये फर्दर बैड डेब्ट्स तो यहाँ लेस होता है, तो इसमें से हमने लेस कर दिया फर्दर बैड डेब्ट्स 15,000। इसको FBD फरीदाबाद मत पढ़ लेना, ठीक है, फरीदाबाद वाले ज्यादा चंट होते हैं, ठीक है। तो ये फर्दर बैड डेब्ट जो था हमने इसमें से माइनस किया, ये आ गया आपका कितना, 480 में से 15 गए, 4,65,000, ठीक है। तो ये फर्दर बैड डेब्ट्स हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें बोला है प्रोविजन करना है। कितना करना है बेटा, 6%, क्या है ना, 6% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो 6% प्रोविजन में ही खेल है यहाँ पे। इसमें ऐड करोगे क्या, न्यू प्रोविजन। तो ये न्यू प्रोविजन निकालने में खेल क्या है ये समझो। देखो इस 20,000 का जो मेरा दीवान है, इस दीवान का 15,000 तो डूब गया, समझ में आ रहा। जो 5,000 है वो तो प्योर पैसे है ना, प्रोविजन करने की उस पर जरूरत नहीं है। इसको ऐसे समझो, देखो हमारा जो दीवान था वो दीवान था 20,000 का। चलो इसको हम ऐसे समझते हैं, ये जो हमारा दीवान है, ये दीवान है 20,000 रुपए का। तो अब मैं कह रहा हूं ये जो दीवान है हमारे पास, ये 20,000 रुपए का हमारा एक बिल वाला था, ठीक। अब इस 20,000 में से मैं क्या कह रहा हूं बेटा, 15,000 तो आपने डुबा दिया हमारा, तो 5,000 तो आप दोगे ना, दीवान हमें 5,000 तो देगा। तो जो 5,000 देगा क्या, उस पर भी हमें प्रोविजन करने की जरूरत है। प्रोविजन तो उन पे करते हैं ना जो हमारे डेटर्स हैं, ये तो प्योर डेटर्स हैं जिन पे प्रोविजन की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पैसे डूब गए वो डूब गए, अब जो मिलेंगे वो पूरे मिलने हैं, उस पर कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो जो प्रोविजन किया जाएगा वो किया जाएगा 480, 465 जो है, इसमें से भी 5,000 घटा लीजिए जो दीवान वाला पैसा है, 460 जो आया उस पर प्रोविजन करना होगा। तो चलो करके देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, ये 4,65,000 तो ये था ही, इसमें से 5,000 माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा उसका एट द रेट ऑफ 6% हम लेंगे। तो इसका 6% कितना आएगा, तो 460 का 6% निकाल लीजिए, निकाल के पैसे इंडिकेट करते हैं। चलो करते हैं। 4,60,000 का हमने 6% निकाला, वो कितना आ गया, तो ये आ गया 27,600, ये हमने निकाल दिया। अब ये 27,600 यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा न्यू प्रोविजन के नाम से, न्यू प्रोविजन 27,600, इसमें से माइनस करके ये पैसे आप बाहर ले लोगे, ठीक है। और ये वाला पैसा इसमें ऐड हो गया, तो 25 और 27 आ जाएगा आपका 52,600। अब इसमें से हम क्या करते हैं, तो आप याद करो थोड़ा सा, इसमें हम लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन को। ओल्ड प्रोविजन जो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है वो 24,000, तो 24,000 आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो ये माइनस होगा 600, तो ये 600 है ही, और यहाँ 12 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, 28,600 रुपए आपके यहाँ पे जो आएगा। तो ये तो हो गया इसमें 28,600, और ये वाला जो पैसा होगा ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 437,400, ये पैसे इंडिकेट कर दीजिएगा। अब उसके आगे लास्ट टॉपिक पे है। इस टॉपिक के बाद अब लगभग सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाएंगे। आपको कोई दिक्कत होती है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करोगे। आप पिन पॉइंट्स होंगे उन पे मैसेज भी कर सकते हो, मेरे मेल आईडी भी है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उनको भी यूज कर सकते हो, मेल कर सकते हो मुझे।
ओके, चलो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये लास्ट के 3 एडजस्टमेंट हैं जो अभी हमें सीखने हैं और इसके बाद हमारा एडजस्टमेंट का टॉपिक कवर हो जाएगा। यानी अब जो टॉपिक है इसमें क्या है, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। यानी हमने सामान को बेच दिया, डिस्पैच भी कर दिया, बट उसकी एंट्री करना हम भूल गए। हमने सीखा है एंट्री करना भूल गए, तो अब एंट्री बनाओ। इसकी एंट्री नॉर्मली क्या होनी चाहिए थी, हमने माल बेचा है तो डेटर्स हो जाएंगे आपके डेबिट, टू में क्या करोगे आप, सेल्स। ये एंट्री बन गई आपकी। अब तो ये एंट्री बननी थी जिसका लिखना हम भूल गए, तो इससे समझ में आ रहा है कि डेटर्स भी कम हुए हैं और सेल्स पे भी इंपैक्ट पड़ा है। तो इसका जब हम इंपैक्ट दिखाएंगे तो 2 इफेक्ट हो जाएगा। एक, ऐड करना है आपको इन सेल्स, सेल्स में ऐड करोगे। ये सेल्स कहां होता है तो हमने पढ़ रखा है, ये होता है आपका क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप सेल्स में इसको ऐड कर दोगे। दूसरा इसका एडजस्टमेंट कहां होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड करना है हमें डेटर्स में, तो ऐड इन डेटर्स, हम इसको डेटर्स में ऐड कर देंगे। ये कहां पे होता है, तो ये होता है नॉर्मली एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के एसेट्स में आप इसको ऐड कर दोगे। तो ये 2 इंपैक्ट पड़े और इसके बेसिस पे आपके एंट्रीज हो जाएगी। कि अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो डेटर्स में एडजस्टमेंट होता है इसके बाद सारे एडजस्टमेंट होंगे, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का हो या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का हो, यानी ये 2 एडजस्टमेंट के बाद। अब ऐसे नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जो हमें सीखना है कि जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा क्या, गुड्स परचेज्ड एंड इंक्लूडेड इनटू स्टॉक, यानी हमने सामान खरीदा और स्टॉक में उसको इंक्लूड कर दिया बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, और उसकी एंट्री लिखनी भूल गई। यानी अब समझो, फिर यहां पे भी वही था, हमने यहां पर माल बेचा था, यहां पे हमने माल खरीदा है, खरीदने के बाद स्टॉक में तो आ गया लेकिन जर्नल एंट्री बनी नहीं, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, चलो आप सोचो ऐसा जर्नल एंट्री। नॉर्मली हम खरीदे हैं तो एंट्री हो जाएगी परचेज, तो आप कर दोगे परचेजेस अकाउंट। डेबिट टू में क्या चीज, क्रेडिटर्स, जो कि उधार खरीदे हो गया आप। नॉर्मली बिजनेस के सारे जो एंट्री होते हैं वो उधार में ही हम मान के चलते हैं कि सारी चीजें जो है, जो लेन देन हुए हैं वो उधार में हुए हैं, नगद नहीं होता। अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो इफेक्ट होगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले परचेज आप ऐड करोगे इन परचेज, तो परचेज में आप इसको ऐड कर दो। ये कहां पे ऐड होगा, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ऐड हो जाएगा। दूसरा इंपैक्ट कहां पे होता है बेटा, दूसरा इंपैक्ट होगा क्रेडिटर्स में, तो वहां पे ऐड कर दोगे ऐड इन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में ऐड कर दोगे। ये कहां है, तो ये लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट में ये चला जाएगा। और ये कहां है, तो ये चला गया डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आप दिखा दोगे। अब एक चीज का और ख्याल रखिएगा, आप देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो पहले ये ऐड करके निकालोगे देन उस पर प्रोविजन आप लगाओगे। यानी इसमें भी यही सेम चीज कि प्रोविजन वगैरह के जितने भी केस होंगे पहले डेटर्स में आप ऐड कीजिएगा, देन फिर प्रोविजन वगैरह पे आओगे। यहाँ क्रेडिटर्स के टाइम पे भी यही सेम एंट्री होती है, आप आराम से इन टॉपिक को कवर करोगे। अब इसके एक लास्ट एडजस्टमेंट बचे हैं, वो भी हम टॉपिक कर लेते हैं, ये टॉपिक हमारी तरफ से खत्म हो जाएगा। तो गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि कई बार हम सामान बेचते हैं तो वहां पे हम जो सामान बेचते हैं वो एक्चुअल सेल्स की तरह नहीं, अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं। अब भी कई बार सामान लाने जाते हो, अब कोई सामान लेने गए, अब वो सामान जो है मिला नहीं। सपोज करो एक नॉर्मल लेता हूं कि आप गए किसी शॉपकीपर पे, आपने उसके यहाँ से कोई सामान लिया, आपको वो सामान समझ में नहीं आ रहा, शॉपकीपर आपको जानता है तो वो आपको क्या कहता है, बेटा ले जाओ घर, मम्मा को दिखा के या पापा को दिखा के आप कंफर्म कर लेना, अगर पसंद आएगा तो रख लेंगे, नहीं आएगा तो वापस कर देंगे। तो ये केसेस आपके साथ होता है, तो ऐसे समझो जैसे आप बिजनेसमैन हो तो आप भी कई बार ऐसे करते हो कि आप अपने कस्टमर को कोई सामान बेच दिए, वो अप्रूवल बेसिस पे है, यानी आपने उनसे कहा है कि अगर पसंद आएगा तो वो सामान लेंगे, नहीं आएगा तो वो रिटर्न कर देंगे। तो ये केसेस अगर आपके साथ होता है तो एक बात समझो, आप तो उसे एक्चुअल सेल अगर आपने मान रखा है और अब अकाउंट क्लोज हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है। तो अब समझो अप्रूवल बेसिस पे आपने सामान बेचा है, इसका इंपैक्ट होगा, आपने तो सेल्स मान लिया जबकि एक्चुअल में वो सेल्स है नहीं। तो अब देखो इसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ रहा है। तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या होगा, लेस करो सेल्स में से, लेस फ्रॉम
सेल्स। क्यों सेल्स में से घटाएंगे? क्योंकि आप देखो वास्तव में वो सेल्स है नहीं, बट हमने उन्हें सेल्स की तरह ट्रीट किया है, तो सेल्स में से माइनस होगा। ये कहाँ है? तो ये होगा क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में। एक चीज तो ये हो गया। अब दूसरा एडजस्टमेंट इसका क्या होगा? हमने सेल्स में से घटा दिया, अब हमने उधार तो बेचा नहीं है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि वो तो वापस आ सकता है, तो इसको भी आप क्या करोगे? लेस फ्रॉम डेटर्स, कि डेटर्स में से आपने माइनस कर दिया। अब डेटर्स कहां पे होता है? तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट होता है, एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट, उसमें से आपने माइनस कर दिया। दो इफेक्ट हो गए इसके, लेकिन अब ये ध्यान रखना है इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो नहीं पड़ेगा। चलो इसको ऐसे समझते हैं। पहले ये जस्ट देखो, हमने माल बेचा होगा तो हमने अपने यहाँ एंट्री क्या दिखाई होगी उसको। हम जब बेचते हैं तो नॉर्मली एंट्री हम दिखाते हैं इसको ऐसे, सपोज करो, तो हमने उसको जिसको बेचा उसका नाम लिख देंगे डेटर्स, डेबिट टू में सेल्स। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये वास्तव में हमारा सेल्स नहीं है, तो हमने क्या किया? डेटर्स में से भी माइनस किया और सेल्स में से भी माइनस किया, क्योंकि एक्चुअल में वो सेल्स नहीं है। लेकिन सेल्स नहीं है तो वो सामान तो फिर हमारा है, बट वो सामान किसके हैं? वो जो हमारा डेटर्स है, कस्टमर है, उसके घर पे रखा हुआ है, तो वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया था, हम फिजिकल वेरिफिकेशन करके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं, तो वो वाले जो स्टॉक जो उस कस्टमर के घर पे पड़ा हुआ है वो हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन में आया ही नहीं होगा, तो उसकी ट्रीटमेंट हमें यहाँ दिखानी होगी। कहाँ? तो अब वही आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ जो उसका गुड्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऐड करना है आपको। कहाँ? इन क्लोजिंग स्टॉक। उसको क्लोजिंग स्टॉक में उसके स्टॉक की जो वैल्यू है वो आप ऐड करोगे। यानी ऐसे समझो, सपोज करो हमने 10,000 रुपए का माल बेचा था किसी को, फ्रीज ले गया वो। अब उससे बात हुई थी कि जी आपको पसंद आएगा तो रख लेना, नहीं तो फिर हमें वापस कर दोगे। तो कंपनी अगर उसे सेल्स मान रखी है तो कंपनी की गलती है, उसने तो क्या होगा? जैसे आप वापस करोगे उनका सेल्स रिड्यूस हुआ, इसलिए सेल्स में से माइनस हो गया। उनके डेटर्स रिड्यूस हुए, क्योंकि अब वो पैसे तो देंगे नहीं, तो वो डेटर्स में से भी माइनस हो रहा है, बट वो माल तो अब उनका हो गया। तो उस माल की जो कॉस्ट वैल्यू, मैंने कहा सेल्स वैल्यू है वो 10,000 रुपए, लेकिन वो कॉस्ट तो मेरे लिए कम होगा ना। तो सपोज करो हमारा कॉस्ट वैल्यू 8,000 है, तो हम 8,000 को क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां पे होता है आपको ध्यान है? क्लोजिंग स्टॉक दो जगह होता है आपके पास। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है आपके क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग जो है उसमें भी ऐड होगा, और दूसरा जो है वो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जो होता है उसमें भी ऐड होगा। तो ये दोनों जगह पे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। यानी अगर देखा जाए तो एक एडजस्टमेंट जो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, जहां पे हमने सामान जो है अप्रूवल बेसिस पे बेचा है बट एक्चुअल में वो सेल्स है नहीं, तो वहां पे इसका 4 जगह एडजस्टमेंट हो रहा है। एक बार आप क्रेडिट में डालोगे ट्रेडिंग में, वहां माइनस कर रहे हो सेल्स में से, फिर एक बार आप एसेट्स में क्या करोगे? डेटर्स में से माइनस करोगे, फिर दोबारा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग में आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, ये क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है इसको भी आप क्या करोगे? इसमें ऐड करना है आपको उतने पैसे जो आपका कॉस्ट है। वैसे एसेट साइड में जब आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे तो वहां पे भी इसको ऐड करके दिखाना है। तो ये 4 जगह आपके ट्रीटमेंट बनेंगे। आई होप आपको बड़े आसानी से ये चीजें समझ में आई होगी। बड़े अच्छे से आप इस टॉपिक को रिवाइज करो, इनके एक छोटे से नोट्स तैयार कर लो, सारे एडजस्टमेंट आपके सामने होंगे। तो कभी कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक एडजस्टमेंट का टॉपिक जो है वो देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जाते जाते लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन भी अप होता है। किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को दो। हमारा जो अपना मेल आईडी है वो भी है, आप जरूरत पड़ने पे आप मेल आईडी को भी यूज कर सकते हो। आप हमें मेल करो, इन्फॉर्म करो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। एक चीज और, हमारा एक इंग्लिश का चैनल है लेट्स लर्न इंग्लिश विद फैसल के नाम से, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसमें रोज नए नए इंग्लिश के वीडियोस डाले जाते हैं, आप चाहो तो उनको भी यूज करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ उनको शेयर करो, अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आप उन्हें शेयर करो, आप खुद भी यूज करो, आपके लिए भी वो बहुत बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक